हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री में कुछ जो खामियां हुई या जो गलतियां हुई हम लोगों के द्वारा, ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। और साथ ही साथ पॉलिटिकली किसी पर्सन को फेवर करना कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये ऑपरेशन उसकी भी कहानी है। असल में अभी हम लोगों ने कुछ समय से एक विकास दुबे वाला एक एनकाउंटर की रिपोर्ट सुनी होगी। उसमें बताया जाता है कि विकास दुबे सपा, बसपा, कांग्रेस इन सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं संबंध रखते थे और उन्होंने जितनी भी पार्टियों से संबंध था उसी की वजह से इतनी ताकत हो गई कि वो अभी तक बच पाया। और एट द एंड जब लोगों को लगा कि शायद ये बहुत सारे राज खोल दें, तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उसकी गाड़ी पलट गई। उसकी जांच अभी भी चल रही है अभी तक। अब लेकिन बात यह है कि जिसकी डेथ हो गई, अब जांच चल के यही हो सकता है कि अगर वो एनकाउंटर फर्जी था तो लोग जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन जो जानकारी उससे मिल सकती थी वो नहीं मिल सकी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल जो करियर हैं वो शायद दांव पे लग जाते। तो ये ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स की वजह से ही इजाद हुआ। शायद अगर वो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दिया जाता तो ये ऑपरेशन भी नहीं होता। इस ऑपरेशन की जड़ें हमारी हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको 1947 में लेकर चलता हूं। असल में जब 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए गए, एक पाकिस्तान था और एक इंडिया। ये जो दो हिस्से थे, इनको बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो इनको डिवाइड करने का पर्पस दो कम्युनिटी को डिवाइड करने का था, एक हिंदू एक मुस्लिम। इसी वजह से, इन्हीं दो कम्युनिटी की वजह से ही ये डिवाइडेशन भी हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र हो, वहां पर उनकी मेजोरिटी हो। तो इसी वजह से ये मांग उठी और पाकिस्तान का जो एक अस्तित्व है वो सामने आया। लेकिन इस डिवाइडेशन में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो हुआ सिखों को, क्योंकि पंजाब जो एक जगह है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसमें से लाहौर भी शामिल है। तो उस दौरान बहुत सारे दंगे भी हमने देखे, हमने बहुत सारे सुनी भी होंगी 1947 के बाद जो भी दंगे हुए। तो इन सभी दंगों में, इस डिवाइडेशन में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो पंजाब को, साथ ही साथ जो सिख कम्युनिटी थी उसको हुआ। तभी से सिखों में एक अलग राष्ट्र बनाने की एक मुहिम शुरू होने लगी। उन्हें लगने लगा कि जो हमने सहा है, हम ऐसा नेक्स्ट टाइम या इस देश में हो सकता है हमारे साथ भी उतना अच्छा सलूक ना किया जाए, तो इसलिए क्यों ना एक अलग राष्ट्र हम अपना, एक जो पंजाबियों के लिए, एक सिखों के लिए एक अलग ही देश की मांग करें। और इस देश की मांग को रखने के लिए एक नाम सामने आया, खालिस्तान। मतलब जो देश बनेगा उसका नाम रखा जाएगा खालिस्तान। तभी से ये खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन ये मांग क्योंकि इतना ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों की नहीं थी, बहुत से लोग चाहते थे कि वो इंडिया में ही रहें, अलग स्टेट उन्हें मिल जाए। कुछ लोगों का मानना था कि अलग देश नहीं, लेकिन अलग स्टेट तो सिखों के लिए होना ही चाहिए, जहाँ पर जितने भी देश के अधिकतर सिख हैं वो सभी इस स्टेट में आकर रहने लगे और यहाँ से जो हिंदू या जो और कम्युनिटी है वो दूसरी जगहों पर पलायन करें। तो क्योंकि देश जो खालिस्तान बनाने की बात थी वो इतना मेजॉरिटी के पर्पस से नहीं आई, इतनी मेजॉरिटी लोगों की नहीं थी, इसलिए इस मांग को आगे तक लेकर नहीं लाया गया। लेकिन जो एक अलग राष्ट्र की मांग थी वो हमेशा कहीं ना कहीं बीच बीच में उठती रही और बहुत सारी जगहों पर इसको लेकर
फसाद भी हुए, धरना प्रदर्शन भी हुए। ये जो एक अलग स्टेट की मांग उठी, उसमें ये भी साथ में मांग थी कि राज्य को इतनी पावर दी जाए, इतनी शक्तियां दी जाएं, ऐसा ना हो कि सारी शक्तियां सेंटर पर ही रहें। सेंटर के लिए वो अपना फॉरेन पॉलिसी को रखें, आर्मी को रखें, करेंसी को प्रिंट करने को लिए रखें। लेकिन बांध हो गए, नदियों का पानी किस तरीके से डिवाइड होगा, और जो चीज़ें हैं वो सारी स्टेट के पावर में होनी चाहिए, स्टेट के अंडर में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। 1956 के दौरान एक स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें राज्यों को बनाने का एक प्रोफार्मा था। असल में हम सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट है जिसको भाषा के तौर पर एक अलग स्टेट बनाया गया। यहां पर अकाली दल का रोल सामने आता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर बहुत सारे लोग एक केवल सिखों के लिए एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, वहीं पर अकाली दल इस चीज पर अड़ा हुआ था कि स्टेट की मांग भाषा के आधार पर हो। उनका कहना था कि पंजाबी भाषी जो लोग हैं उनके लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब पंजाबी भाषी जो लोग हैं उनमें अधिकतर सिख ही होंगे, तो ये मांग अपने आप में ही वैलिड होती थी। इसी वजह से 1966 में पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया गया और चंडीगढ़ को एक कॉमन कैपिटल बनाया गया। जैसा कि आपको पता है, चंडीगढ़ अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है और पंजाब की साथ ही साथ कैपिटल भी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज थे, और बीच बीच में जानते हैं आप, कुछ लोग होते हैं जो बीच बीच में डिमांड्स को अपनी लाते रहते हैं। उन्हीं में खालिस्तान की जो एक डिमांड जो पहले से शुरू हुई थी, वो भी बीच बीच में आती रही। 70 के ही दशक में इस खालिस्तान मूवमेंट के लिए जो दलजीत सिंह जी थे, दलजीत सिंह चौहान, इन्होंने जो एनआरआई हमारे देश के हैं, मतलब जो बाहर देशों में रह रहे हैं, यूके, यूएस, कनाडा, वहां जाकर चंदा इकट्ठा करना शुरू किया कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है हम इसको फिर से शुरू करना चाहते हैं, और जो हमारी मांगे थी हम फिर से इसकी जो मांगे हैं उसको मनवाएंगे। इसी के लिए इन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, और वहाँ के जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर इस तरीके की खबरों को भी छपवाया उन्होंने। 1966 में पंजाब का इस्टेब्लिशमेंट तो हो ही गया। नाराज़गी भी थी कि हिस्सा कम मिला है कुछ जगहों पर। इसी वजह से 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एक पास होता है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें कुल मिलाकर 8 मांगों को, ये अकाली दल की तरफ से ये पेश किया गया था। इसमें कुल 8 मांगों को सामने रखा गया कि हमारी ये 8 मांगे हैं, इनको माना जाए। इनमें जो 3 सबसे जो मेजर मांगे थी, वो पहली तो ये कि चंडीगढ़ को पूरी तरीके से पंजाब में शामिल किया जाए। दूसरा, हरियाणा के कुछ हिस्से थे जिनको पंजाब में शामिल किया जाए। और तीसरा, राज्य को पावर देने के संबंध में, मतलब राज्य को स्वायत्तता, राज्य को कुछ पावर इतनी दी जाए कि ऐसा ना हो कि सेंटर के पास ही अधिकतर चीज़ें रहें। उसके लिए पंजाब, मतलब अगर वहाँ पर कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसके लिए पहले सेंटर से परमिशन ले कोई चीज़ हो। तो ये सारी जो मांगे थी 8, उनमें ये 3 मांगे मेजर मांगे थी जिन पर इनका मेन फोकस था। और भी मांगे थी कि आर्मी में हिस्सा बढ़ाया जाए और वीक सेक्शन के लिए अलग से कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। ये जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था वो पहले तो पास हो गया। अब क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जब स्टार्टिंग होती है तो जोश से होती है, तो सभी लोग जोश जोश में तो स्टार्टिंग में बहुत इस पर फोकस किया गया, लेकिन हल्के हल्के ये रेजोल्यूशन भी कहीं ना कहीं छिप गया या पीछे रह गया। इसी के बाद आता है 1975, इमरजेंसी का दौर। 75 से 77 तक इमरजेंसी रही, और जब इमरजेंसी खत्म हो गई तो 77 के बाद जब 77 में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। केवल सेंटर में ही नहीं, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट गिर गई। सेंटर में तो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई और पंजाब में अकाली दल ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। अब क्योंकि इलेक्शन में बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी, तो इसलिए पंजाब में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी, ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी
जो अकाली दल को टक्कर दे पाए, क्योंकि वहां पर इस तरीके का कोई नेता था नहीं जो इतना ज़्यादा प्रभाव डालता हो वहां के लोगों पर। तो इसीलिए एक शख्स को ढूंढा जा रहा था कि किसको सामने खड़ा किया जाए अकाली दल के सामने, मतलब जो हमारी पार्टी के लिए सपोर्ट कर सकता हो और हमारी सरकार को फिर से वापस ला सकता हो। कांग्रेस के एक बहुत ही गद्दावर नेता हैं ज्ञानी जैल सिंह जी, जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। उनके प्रेसिडेंट बनने की क्या कहानी है वो भी आके अभी डिस्कस करेंगे। तो ज्ञानी जैल सिंह ने संजय गांधी को जनरल सिंह भिंडरावाले के बारे में बताया, जो कि उस समय पर दमदमी टकसाल के अध्यक्ष थे। दमदमी टकसाल एक सिखों का एक तरीके से स्कूल है, जहाँ पर जो सिख ग्रंथ हैं, जो इस तरीके की उनके रिलीजियस से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है वो वहाँ पे होती है। भिंडरावाले भी वहीं पर अपनी पढ़ाई उन्होंने की थी और साथ ही वहाँ के अब अध्यक्ष हो गए थे। इनका अध्यक्ष पद भी मिलना एक लोगों को चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वहाँ के जो गुरु थे अधिकतर ऐसा होता था कि वो अपने बेटे को ही गुरु बनाते थे, लेकिन उन्होंने उस प्रथा को तोड़ते हुए इनको वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसकी वजह से हल्के भिंडरावाले का कद बढ़ता गया, लोग जानने लगे। और जब संजय गांधी को इनके बारे में बताया गया तो उन्हें लगा कि हाँ, इस शख्स को हम अपने साथ जोड़ते हैं, और कांग्रेस ने भिंडरावाले को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि भिंडरावाले बोलने में तो परिपक्व थे ही साथ बहुत तेज तर्रार तरीके के थे, और साथ ही इनकी निरंकारी लोगों से बहुत ज़्यादा खटपट रहती थी। असल में सिखों में दो गुट हैं, एक निरंकारी जो कि मानते हैं कि कोई और भी गुरु हो सकते हैं, और दूसरे वो लोग जो मानते हैं कि नहीं, क्योंकि सिखों में 10 गुरु रहे, उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को माना गया कि इसी को अब गुरु माना जाएगा, इसके बाद कोई भी गुरु नहीं होंगे। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स इसी चीज को मानते थे, लेकिन निरंकारी जो सपोर्टर थे वो मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और भी गुरु बन सकते हैं, कोई इंसान भी गुरु बन सकते हैं। इसी वजह से इन दो लोगों में, इन दो लोगों के विचारों में हमेशा टकराव रहता रहा। बहुत सारी जगहों पर भिड़ंत होती रही, लोग मारते थे, पीटते थे। इसी वजह से निरंकारी जो लोग थे भिंडरावाले के हमेशा खिलाफ रहते थे, या भिंडरावाले निरंकारी लोगों के खिलाफ रहते थे। 1980 में फिर चुनाव होते हैं, कांग्रेस भिंडरावाले को सपोर्ट करती है, भिंडरावाले कांग्रेस के जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों का प्रचार करते हैं, और 1980 में कांग्रेस की गवर्नमेंट पंजाब में बन जाती है, और फिर सीएम बनते हैं दरबारा सिंह जी। दरबारा सिंह जब सीएम बनते हैं तो वैसे तो वो भिंडरावाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, हमेशा उनके अपोज में ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जी और संजय गांधी भिंडरावाले का बहुत सपोर्ट करते हैं, इस वजह से दरबारा सिंह जी की इतनी ज़्यादा चल नहीं पाती, और इनके ना चलने की वजह से ही भिंडरावाले का कद कांग्रेस में और साथ ही साथ पंजाब में हल्के हल्के बढ़ता रहता है, और जो पॉपुलरिटी भी है वो भी पंजाब में बढ़ती रहती है। इसी दौरान अमृतसर में निरंकारी जो एक सम्मेलन होता है, वहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी का, मतलब वहाँ पर उन्हें आना था, वहाँ पे प्रवचन देना था, वहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है, और इस हत्या के पीछे भिंडरावाले का हाथ बताया जाता है। अब इनकी हत्या होने के बाद बहुत प्रेशर बनाया जाता है कि भिंडरावाले को गिरफ्तार किया जाए। दरबारा सिंह तो पहले ही अपोज में थे, वो पुलिस कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन कभी भी सेंटर की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती है कि आप कोई कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें, तो इसी वजह से गिरफ्तार वो नहीं होते। ये सारी चीजें 1980 के बाद चल रही थी, और 1981 में ही हमारे देश की जनसंख्या गणना शुरू होती है। जब जनसंख्या गणना शुरू होती है तभी एक ऐसा और इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से भिंडरावाले का, कहना चाहिए, जो एक रोल था, एक जो पर्सनालिटी थी, वो बहुत ही पूरी तरीके से उभर के आती है। लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक जो ताकत थी वो भिंडरावाले की और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है।
ये केस हुआ 1981 में, जब ये सब सेंसस चल रहा था, जब जनगणना चल रही थी। तो पंजाब केसरी के संस्थापक हैं लाला जगत नारायण। उन्होंने अपने इसी पेपर में कहा कि जितने भी लोग हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं, वो अपनी मातृभाषा जो है वो हिंदी बताएं, जिससे कि हिंदी भाषी लोगों की जो मेजोरिटी है वो ज़्यादा सामने आ सके, जिससे कि जो मांगे उठ रही हैं खालिस्तान और ये जो भाषा को लेकर जो मांगे थी, उन मांगों को दबाया जा सके, जिसकी वजह से भिंडरावाले और उसके जो सपोर्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोष में आए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। और कुछ ही समय बाद भिंडरावाले ने या भिंडरावाले के सपोर्टर ने लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली प्रेशर बनाया गया लोगों पर, जो पॉलिटिशियंस थे उन पर, कि आप भिंडरावाले के खिलाफ कार्रवाई करें। अब क्योंकि सबको लगने लगा था ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वहाँ के सीएम तो थे ही अपोज में, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोग थे जो चाहते थे कि कार्रवाई हो। और जैसे जैसे दंगे बढ़ते रहे वहाँ पर, खासकर कि इस कत्ल के बाद जो वहाँ पर प्रेशर बना, उसकी वजह से कांग्रेस को भी, सेंटर को भी मानना पड़ा कि अब कार्रवाई करनी होगी, और उन्होंने भिंडरावाले को गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवाने के बाद गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो भिंडरावाले के जो सपोर्टर थे वो भी जगह जगह पर प्रदर्शन करने लगे, धरना देने लगे, दंगे करने लगे, जिसके प्रेशर में आकर उसे लोगों को ताकत महसूस, मतलब ताकत पता लगने लगी कि इस शख्स की कितनी ताकत है, कितना लोग इसका सपोर्ट करते हैं। इसी प्रेशर में आके कांग्रेस को, मतलब एक तरीके से पुलिस को छोड़ना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ कांग्रेस का ही था। पुलिस को भिंडरावाले को रिहा तो करना ही पड़ा, साथ ही साथ गृह मंत्री को संसद में यह बयान देना पड़ा कि भिंडरावाले को के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। और इसी इंसिडेंट की वजह से ये जो 2 दिन भिंडरावाले वहां पर रहे जेल में, उसके बाद ही भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। कहा जाता है भिंडरावाले ने खुद भी ये चीज़ बाद में एक्सेप्ट की थी कि ये जो 2 दिन मैं जेल में रहकर आया, वो उसने इतना काम किया कि शायद मैं 10 साल तक भी अगर कुछ करता तो इतना ज़्यादा लोगों तक मेरी पहुंच नहीं हो पाती। यही सेम चीज़ अमित शाह जी के केस में भी हुई थी। जब अमित शाह जी को जेल में डाला गया था कांग्रेस के द्वारा, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरी लाइफ में, मेरी पॉलिटिकल करियर में जो टर्निंग पॉइंट रहा वो यहाँ जेल आना ही रहा। अगर मैं जेल नहीं आता तो शायद मैं जो भारत की राजनीति है उसमें कहीं शायद नहीं पहुंच पाता, मैं हमेशा गुजरात तक ही सीमित रह जाता। तो यही सेम चीज दोनों केसों में कॉमन है। अब भिंडरावाले जब बाहर आ गए, उसके बाद लोगों को ताकत पता लग गई कि भाई इस पर्सन की कितनी ऊपर तक पहुंच है। और उसके बाद ही जो एक रेजोल्यूशन आपको याद होगा जो पास हुआ था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, उसके लिए धर्म युद्ध मोर्चा एक मूवमेंट शुरू किया गया 1982 में। 1982 में जो ये धर्म युद्ध मोर्चा था वो अकाली दल और भिंडरावाले के सपोर्टर के द्वारा शुरू किया गया। इनका मानना था कि जो हमने जो 8 रेजोल्यूशन जो एक पॉइंट थे जो बनाए थे, हम उसकी मांग को फिर से रखेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। और इसी 1982 के दौरान 30 साल के बाद हमारे देश में एशियन गेम्स होने वाले थे। एशियन गेम के दौरान लोगों को लगा, जो भिंडरावाले और साथ ही अकाली दल के जो सपोर्टर थे, उन लोगों को लगा कि इंटरनेशनली अपनी प्रेजेंस दिखाने का इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे देशों के यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे, बहुत सारी मीडिया यहाँ पर होगी। तो अगर हमें अपनी प्रेजेंस को इंटरनेशनली दिखाना है तो हम दिल्ली में चलकर धरना दें, अपनी मांगों को सामने लेकर आए। इसी वजह से ये धमकी दी गई कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम दिल्ली में आकर हम धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि एशियन गेम चल रहे थे बहुत बड़ा, अगर इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन दिल्ली में जाकर होता और ऐसा कुछ होता तो इंटरनेशनली इंडिया की बहुत थूती होती
और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी होती, क्योंकि बहुत सारे देशों के वहाँ पर प्लेयर्स आए हुए थे और सिक्योरिटी को लेकर फिर उनकी थ्रेट रहता, क्योंकि अगर जब इतने सारे सिख वहाँ पर पहुँचेंगे जिस हिसाब से बताया जा रहा था, तो शायद दंगा फैलने की भी वहाँ पर चांसेस थे। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने उस समय पर जो बॉर्डर था वो सील कर दिया, मतलब कोई भी जना पंजाब हरियाणा के रास्ते से दिल्ली की तरफ नहीं आ सकता था। और इसी सील करने के बाद वहाँ से किसी भी जो भी लोग आते थे उनकी चेकिंग करते थे पुलिस वाले। इसी दौरान बहुत सारी खबरें ये सामने आई कि पुलिस वालों के अत्याचार के बारे में, कि उन लोगों ने बहुत बदतमीजी से चेकिंग की महिलाओं की, और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े, उन लोगों के साथ भी बदतमीजी की बहुत सारी खबरें थी वो सामने आई। ये जो इंसिडेंट हुआ पुलिस वालों के द्वारा, इसकी वजह से सिखों में एक और गुस्सा पनपने लगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो जो जेन्युइन लोग हैं, आर्मी वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का सलूक होना अपमानजनक था, जिसकी वजह से एक गुस्सा पनपने लगा। अकाली दल तो इस गुस्से को सही से यूज नहीं कर पाया, लेकिन भिंडरावाले ने इस गुस्से को सही यूज किया और अपने साथ बहुत सारे और लोगों को शामिल किया, और पूरे पंजाब में हिंसक भिड़ंत होने लगी, हिंदुओं को उतार उतार के मारा जाने लगा, बहुत सारे लोगों को की डेथ हुई उस दौरान। और उसी दौरान एक डीआईजी थे एएस अटवाल जी, जो कि गोल्डन टेम्पल में आए हुए थे, और उनकी भी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो भिंडरावाले थे वो उनके सपोर्टर और वो सब अब गोल्डन टेम्पल में अपना अड्डा जमाए हुए थे, वहाँ पर कब्जा कर रहे थे हल्के हल्के। तो जब अटवाल वहाँ पर माथा टेकने आए और जब वहाँ से निकले तो उन पर गोली चला दी गई और उनकी वहीं पर सीढ़ियों पर ही उनकी डेथ हो गई। और यहीं पर गोल्डन टेम्पल का जो एक प्रेजेंस है वो सामने आती है। बेसिकली जो सिख एक धर्म है वो गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापित किया गया था, और गुरु रामदास जी, जो 10 गुरु हुए उनमें गुरु रामदास जी भी थे, उन्होंने अमृतसर की स्थापना की, और अमृतसर के अंदर ही गुरु अर्जन देव ने वहां पर हरमिंदर साहिब, ये जो गोल्डन टेम्पल है उसको पहले हरमिंदर साहिब कहा जाता था। गोल्डन टेम्पल तो नाम इसका बाद में पड़ा जब राजा रणजीत सिंह जी ने इस पर सोने की परत चढ़वाई, तभी से इसका नाम गोल्डन टेम्पल हो गया। अब क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई अटवाल जी की, और बहुत समय तक उनकी बॉडी वहीं सीढ़ियों पर पड़ी रही, क्योंकि जो भिंडरावाले के सपोर्टर थे उन्होंने धमकी दे दी थी अगर किसी ने भी इस बॉडी को उठाने की यहाँ से कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर जाके उनकी बॉडी उठा पाए, तभी वहां के जो दरबारा सिंह जो सीएम थे उन्होंने मतलब उनसे कहा भिंडरावाले से कि बॉडी उठाने दी जाए, वहां पर पड़ी हुई है बहुत समय से। तो भिंडरावाले के सपोर्टर्स ने बॉडी उठाने की मंजूरी दे दी। और इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से सेंटर को लगता है कि अब तो उसे कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो कदम नहीं उठाए जा रहे थे वो केवल इसी वजह से कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भिंडरावाले को सपोर्ट कर रही थी, खासकर कि ज्ञानी जैल सिंह जी। दरबारा सिंह जो कि सीएम थे उन्होंने बहुत बार कोशिश की थी कि पुलिस कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हो पाई, और एक बार हुई भी तो तुरंत ही छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह जी थे जिनकी वजह से बहुत बार इस कार्रवाई को नहीं किया जा सका। तभी 1983 में एक इंसिडेंट और होता है जिसमें 6 हिंदुओं को बस से उतारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ऐसी और भी घटना हुई थी, ये तो सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ, जिसके बाद सेंटर को लगा कि अब तो हमें कोई कार्रवाई करनी होगी, और इसी के बाद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया, और वहां पर सेना का मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से सेना का मूवमेंट तो शुरू किया ही किया, लेकिन इस सेना के मूवमेंट से थोड़ा सा पहले
इन्होंने कोशिश भी की सेना का मूवमेंट कराने से पहले। ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी के द्वारा कोशिश नहीं करी, इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल शांत हो जाए, जिसकी वजह से उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को अपना जो पीस प्रपोजल था वो लेकर भी भेजा, जिसको अकाली दल और जितने भी नेता थे उन सभी लोगों ने माना, लेकिन भिंडरावाले ने नहीं माना। अब भिंडरावाले ने नहीं माना तो इंदिरा गांधी को लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये मानेंगे नहीं और इसी तरीके से पंजाब की स्थिति नहीं रह सकती, इसलिए अब कोई ना कोई कार्रवाई शुरू करनी होगी। क्योंकि आर्मी वहां पर भेजी जाने लगी। 30 मई को रात में ही, मतलब 30 मई को ही वहां पर आर्मी की मूवमेंट शुरू हो गई। आर्मी की जो मूवमेंट वहां पर की गई, इसके बारे में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी को 1982 में ज्ञानी जैल सिंह जी को राष्ट्रपति बनाया गया। केवल इस वजह से बनाया गया कि जो पंजाब में जो सिख लोग हैं उन्हें लगे कि हाँ हमारा एक शख्स राष्ट्रपति बन गया है, तो एक थोड़ा सा ये रहता है, अपनापन रहता है कि हाँ ऐसा नहीं है कि इस देश में सिखों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं या कुछ भी है। इसी वजह से ज्ञानी जैल सिंह जी को राष्ट्रपति बनाया गया था 1982 में। अब इधर तो 30 मई को सेना भेजी जा रही थी अमृतसर में हल्के हल्के, उधर भिंडरावाले भी को जब खबर लग गई तो भिंडरावाले भी हल्के हल्के अपनी जो जो लोग थे उनको हथियार मुहैया करा रहे थे। आर्मी की जो टुकड़ी थी उसको जनरल बरार, कुलदीप सिंह बरार जी लीड कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि भिंडरावाले की तरफ से कोई सब लोग ऐसे ही ट्रेंड नहीं थे या कुछ भी, भिंडरावाले की तरफ से भी जनरल शाहबीग सिंह जी जो वहाँ के लोग थे, जो सपोर्टर थे, उनको ट्रेन करते थे हथियार कैसे चलाना है, किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है अगर कोई हमला होता है या कुछ होता है। जनरल शाहबीग सिंह जी भिंडरावाले के साथ इसलिए आए क्योंकि जब एशियन गेम्स के दौरान कर्फ्यू लगाया गया था तो बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स के साथ बदतमीजी की गई थी। उस वजह से शाहबीग सिंह जी बहुत गुस्सा थे और कहीं ना कहीं भिंडरावाले की जो शर्तें थी, जो मांगे थी, वो उन्हें सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो भिंडरावाले के साथ रहे। लगभग 70,000 सैनिक 2 जून आते आते पूरे अमृतसर में फैल गए थे। 3 जून से आर्मी ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने अनाउंसमेंट करना शुरू किया कि जितने भी लोग हैं वो बाहर आ जाएं, क्योंकि 3 जून को अर्जन देव जी जो गुरु थे सिखों के, उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग वहां पर माथा टेकने आते हैं। तो 3 जून को अनाउंसमेंट किया गया कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बाहर आ जाएं और वहां से निकल आएं। लेकिन 3 जून से लेकर 5 जून तक केवल 150 लोग ही बाहर आ पाए। जो लोग बाहर आए उनका कहना था कि लोग आना तो चाहते हैं लेकिन जो भिंडरावाले के सपोर्टर हैं, जो लोग हैं, वो उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद 5 जून को शाम 7 बजे ऑपरेशन शुरू होता है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार ऑपरेशन की जो डेट मानी जाती है, जो एक पीरियड माना जाता है, वो वैसे तो 1 जून से लेकर 8 जून तक माना जाता है, लेकिन इसका जो मेजर ऑपरेशन हुआ वो 3 से 6 जून के बीच में हुआ। 5 जून को आर्मी कार्रवाई करना शुरू करती है। आर्मी को लगता है कि हम लोग आसानी से हासिल कर लेंगे फतेह, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। उन्हें लग रहा था कि मिलिटेंट्स के पास कितने हथियार होंगे, क्या क्या होगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा डिटेल में थी नहीं, तो उन्होंने हल्की फुल्की पहले फायरिंग की। लेकिन उन लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब इधर से एक फायर होता था आर्मी की तरफ से और उधर से एक ही बार में 50 फायर होते थे। और इस स्ट्रेटेजिकली होते थे, स्नाइपर्स लोग खड़े हुए हैं, मतलब स्नाइपर्स लगे हुए हैं जगह जगह पर, जिसकी वजह से आर्मी को पहले ही दिन की कार्रवाई में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने मिलिटेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इन लोगों को लगा कि ये लोग क्या कर लेंगे, हम लोग के पास ऐसा है, ये हथियार हैं। अब क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट कर चुके थे, पहले ही दिन पर 15 से 20 जवान हमारे शहीद हो गए, तब जाकर जनरल बरार को लगा कि शायद हमें कोई और दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। तभी 6 जून को
सुबह तो मतलब दिन में तो ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई, छुटपुट गोलीबाजी चलती रही, क्योंकि इनका मानना था कि दिन में ज़्यादा अच्छे से ऑपरेशन नहीं हो सकता रात के समय के कंपैरिजन में। 6 जून को शाम को टैंक मंगवाए गए और वैसे तो ये ऑर्डर था कि किसी भी तरीके से गोल्डन टेम्पल को क्षति ना हो, लेकिन अब जिस तरीके की कार्रवाई होने लगी थी भिंडरावाले के सपोर्टर्स की तरफ से, उसके लिए अब ज़रूरी था कि अब अंदर जाना और कार्रवाई करना एक कंपलसरी एक हो गया, एक ज़रूरी बन गया कि अब तो अंदर जाना ही होगा और कार्रवाई करके इन सभी लोगों को बाहर लाना होगा, किसी भी तरीके से लाएं, या तो जिंदा या मुर्दा। अब इसी दौरान टैंक के द्वारा आर्मी अंदर मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से अंदर जो गोल्डन टेम्पल था, जो वहाँ पे अकाल तख्त है, अकाल तख्त एक तरीके से कुर्सी है जिस पर गुरु बैठते हैं जहाँ पर, और इस कुर्सी को मुगल दरबार जो दिल्ली में था उससे 1 फीट और ऊंचा बनाया गया था, जो कि ये सिंबलाइज करता था कि सबसे ऊपर गुरु होते हैं, राजा महाराजा सब लोग इनसे नीचे होते हैं। अब क्योंकि अकाल तख्त जो एक बिल्डिंग है गोल्डन टेम्पल में, उस पर भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया था, वहीं से अपना सारा रूलिंग कर रहा था, तो अकाल तख्त वाली बिल्डिंग में ही जाकर इन्होंने हमला किया और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको मार गिराया और कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, और इन्हीं लोगों में जो मरे उन्हीं में भिंडरावाले और इनके जो भी सपोर्टर थे उन सब लोगों की लाश वहाँ पर मौजूद थी। इस तरीके से 7 जून को सुबह ये ऑपरेशन ऑफिशियली आर्मी की तरफ से कहा गया कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और भिंडरावाले जो थे उनकी लाश मिल गई है और ये ऑपरेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। लेकिन ये जब ऑपरेशन चल रहा था ये 3 जून से, और इस दौरान ज्ञानी जैल सिंह जी को भी फिर पता तो लग ही जाता है, उसके बाद इंदिरा गांधी भी समझाती हैं, बताती हैं, तो 8 जून को ज्ञानी जैल सिंह जी पहुंचते हैं गोल्डन टेम्पल में देखने के लिए, वहाँ का जायजा लेने के लिए। तब भी कुछ मिलिटेंट्स अभी भी अंदर थे, जिसमें से किसी एक मिलिटेंट ने ज्ञानी जैल सिंह पर गोली चला दी। जब वो गोली चलाई तो ज्ञानी जैल सिंह जी को तो नहीं लगी, लेकिन उनके साथ जो एक ऑफिसर या फिर कोई गार्ड थे वो गोली उन्हें लग गई। बेशक कुछ हल्के से जख्मी हुए, बच गए, कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार पूरा गोल्डन टेम्पल सर्च किया गया, जितने भी बचे हुए मिलिटेंट थे उन सभी को बाहर निकाला गया और फाइनली 8 जून को ये जाकर ये ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हुआ। और इसके बाद जो डाटा सामने आया वो आपका 83 जो आर्मी पर्सन्स थे उनकी डेथ का, 200-250 के आसपास 248 इंजर्ड का, और जो मिलिटेंट्स थे उनमें 492। ये आंकड़ा वैसे बहुत कम है, अगर आप कहीं और भी देखेंगे तो लगभग बताया जाता है 250-300 के करीब जो आर्मी पर्सन्स थे उनकी भी डेथ हुई थी। तो इस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हुआ, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ने एक पर्सन को सपोर्ट किया जिसकी वजह से ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। या फिर कहें कि अगर कांग्रेस चाहती, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, अगर उसी समय पर इन्हें छोड़ा नहीं जाता प्रेशर में आके, तो शायद ये ऑपरेशन नहीं होता और इतने दंगे नहीं होते। और उसके बावजूद भी छोड़ भी दिया गया, लेकिन दरबारा सिंह जी जब कार्रवाई की बात कर रहे थे तब भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। ये भी एक फेल्योर ही था, जिसकी वजह से भिंडरावाले की ताकत बढ़ती गई और ये ऑपरेशन करना सेंटर की भी मजबूरी बन गई। ये ऑपरेशन तो समाप्त हो गया, लेकिन जो भिंडरावाले के सपोर्टर थे, साथ ही साथ जो सिख की कम्युनिटी थी, क्योंकि गोल्डन टेम्पल उनका एक पवित्र स्थान है, वहां पर इस तरीके की कार्रवाई करना, क्योंकि भिंडरावाले ने भी गोल्डन टेम्पल को इसीलिए चुना था, इस जगह को इसीलिए चुना था कि उसे लगता था कि आर्मी या कोई भी जो भी कार्रवाई की जाएगी वो गोल्डन टेम्पल में तो नहीं कर सकते, क्योंकि सिखों की इससे जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाएंगी। लेकिन जब कार्रवाई हुई और उसके बाद जो फोटोज आप ये देख सकते हैं, ये जो फोटोज हैं जब ये सामने आए तो जितनी भी सिख की कम्युनिटी थी उस सब में बहुत ज़्यादा गुस्सापन अपने लगा, और जिसकी वजह से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आर्मी में बहुत बड़ी संख्या सिखों की भी है, तो बताया जाता है सिख वहाँ पर बागी हो गए और उनके कुछ जो ऑफिसर्स थे उनको मार भी दिया गया।
और सबसे बड़ी घटना जो हुई इस ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद, या फिर कहें कि गोल्डन टेम्पल को जो क्षति हुई उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना सामने आई वो आई 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर। इंदिरा गांधी के जो 2 गार्ड थे वो दोनों ही सिख थे, उन्हीं दोनों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद 1985 में एक एयर फ्लाइट कनिष्क थी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 1985 में हरचंद सिंह जो कि अकाली दल के नेता थे, जो कि बाद में जाके कांग्रेस से मिल गए थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी 1985 में। तो इस तरीके से बार बार जगह जगह पर इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगी, जो कि मेजर जो बात बताई जाती है वो ये है कि गोल्डन टेम्पल पर जो हमला किया गया उसकी वजह से सिखों की बहुत भावनाएं आहत हुई, और ये जो गुस्सा था ये उसी का नतीजा था। तो दोस्तों ये पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार है, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से और हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को बता पाया हूँगा, और ये आपने समझ ही लिया होगा कि कहीं ना कहीं ये आर्मी की तरफ से तो ये ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन पॉलिटिकली कितना ज़्यादा एक ब्लंडर मिस्टेक थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि उन्होंने किसी को सपोर्ट करना शुरू किया और उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया कि वो बेलगाम हो गया और एंड में आके उन्हीं के लिए खतरा बन गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही मैं अच्छे से आपको ये इसकी पूरी कहानी आपको सुना पाया हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो, या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई और ऑपरेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।